Good morning. Myself Dr. Praveen Mantri and I welcome all of you in our institution, Royal Group of Institution. Today's topic for discussion will be monetary policy. आज का हमारा डिस्कशन रहेगा मौद्रिक नीति 2020। उसके पहले मैं बेसिक फंडा क्लियर करूं। दो तरह की पॉलिसी होती है, एक का नाम होता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है इसको राजकोषीय नीति बोलते हैं और इसका एक्सक्लूसिव कनेक्शन टैक्स रिलेटेड होता है। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो पूरा एम्फेसाइज रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति से संबंधित, और इसको गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाजार में कैश की अवेलेबिलिटी कितनी रहे, तरलता कितनी रहे, लिक्विडिटी क्रंच नहीं हो, या यूं बोलते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी को मैनेज करने का नाम मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें डिफरेंट तरह की चीजों को मैनेज किया जाता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो मॉनेटरी पॉलिसी का है वो है मैनेज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना, उसका मुकाबला करना, महंगाई को कंट्रोल में रखना, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करना, स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट, जो आपकी एक्सचेंज रेट है $1 बराबर 75 रुपए जैसे है, तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को इंश्योर करने का काम किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी का। इसको इंश्योर वो किससे करते हैं? इन टूल्स के थ्रू जो मैंने लिखे हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, SLR, CRR एटसेट्रा। चौथा उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेन्ड का मतलब होता है ग्रोथ जो है उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसमें घटबढ़ फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। अगर ग्रोथ सस्टेनेबल होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री के लिए प्रमोट होंगे, वो आकर्षित होंगे, FII आएगी, FDI आएगी। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इन सब चारों ऑब्जेक्टिव्स को लेकर मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है उसको बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। सन 2016 ईयर 2016 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी for the purpose of preparation of the monetary policy, but after 27th of June 2016 RBI एक्ट जो है, RBI एक्ट 1934 को फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू अमेंड किया गया और 27 जून 2016 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया, MPC। तो अब जो रिजर्व बैंक काम कर रहा था 2016 के ऑनवर्ड्स टिल टुडे तक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही सारे मैटर को देखती है कि देश में रेपो रेट क्या रहेगा, इनको सबको मैं डिस्कस करूंगा। रेपो रेट क्या रहेगा, रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगा, कैश रिजर्व रेशियो कितना रहेगा, स्टेचुरी लिक्विड रेशियो कितना रहेगा, प्राइमरी लेंडिंग रेट या बेस रेट कितना रहेगा, बैंक रेट कितना रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट कितना रहेगा। इन सब के बारे में ये जो कमेटी है वो डिसाइड करती है। इस कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट 27 जून 2016 को हुआ और दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स एंड वन ऑफ द मेंबर इज RBI गवर्नर। एक मेंबर जो है उनके वो RBI गवर्नर साहब होते हैं और वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। ये क्यों बनी? ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी इन अ हार्मोनियस मोड। इस वजह से इस पॉलिसी को, इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया 27 जून को। मैं रिपीट कर दूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है क्रेडिट पॉलिसी, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आज की तारीख में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गवर्न करती है, जिसको हेड करते हैं रिजर्व बैंक गवर्नर। इसमें 6 मेंबर होते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का होता है महंगाई पे काबू लाना, अनएम्प्लॉयमेंट की दर को रोकना, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नेगेटिव इफेक्ट ना आए और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्टिव तरीके से पॉजिटिव मोड में रहे, नेगेटिव मोड में ना जाए। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना, मतलब बाजार में ऐसा माहौल बनाए रखना जो बिजनेस फ्रेंडली भी हो और इन्वेस्टर फ्रेंडली भी हो। इन सब बातों को कवर करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। इंडिया में जो क्रेडिट RBI को जाता है इसको करने का, ऐसे ही अमेरिका में, US में ये काम फेडरल रिजर्व बैंक करती है। फेडरल रिजर्व बैंक ये काम करती है, इसका भी यही काम है। आपको मैं बता दूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स बैंक है।
देश में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको गवर्न करने का, लाइसेंसिंग का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद 2016 के बाद से एक कमेटी स्टैब्लिश हुई, उसने बाजार की क्रेडिट पॉलिसी को बनाने के लिए और इन सब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये सब टूल्स लाए। पहले टूल का नाम है रेपो रेट, दूसरे का नाम रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बेस रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमसीएलआर। इन सब के माध्यम से बाजार में वो माहौल बनाया जाता है जो इन्वेस्टर फ्रेंडली भी हो और साथ के साथ ही बिजनेसमैन को बोरोइंग करने के लिए अच्छा क्लाइमेट भी प्रोवाइड करे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उन टूल्स के बारे में जो मॉनेटरी पॉलिसी में काम आते हैं। उनमें सबसे पहला डिस्कशन हमारा रहेगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी टूल्स हैं उनमें सबसे पहला टूल है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं रेपो रेट क्या है। रेपो रेट को बोला जाता है रीपर्चेस रेट, रीपर्चेस रेट। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूं, क्या होता है कि बैंकर्स बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जिसको बोला जाता है। सारे बैंक्स का कंट्रोलिंग उसी के हाथ में होता है। तो जब बैंक्स को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो अप्रोच करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब जब बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अप्रोच करती है तो बैंक को बदले में कुछ उसको ब्याज देना पड़ता है, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अब इसमें होता क्या है, बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट, जिसमें बैंक्स अपनी सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देती है और एक प्री डिटरमाइंड डेट पर, प्रिस्क्राइब डेट पर वापस से उसको रीपर्चेस करने का प्रॉमिस भी करती है और अपनी बोरोइंग को इंश्योर करती है। तो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रेपो रेट के तहत जाता है, लोन लेता है, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको देता है और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड डेट होती है उस पर बैंक उनको रीपर्चेस कर लेता है। चूंकि बैंक ने फंड लिया है रिजर्व बैंक से और बदले में दी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बाद में जब उसका कोई जो भी एग्रीमेंट होता है उस पर वो उन सिक्योरिटी को बायबैक कर लेता है, रीपर्चेस कर लेता है। इसलिए इस रेट को क्या बोला जाता है? रेपो रेट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बैंकों को फंड्स की जरूरत पड़ी, उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया, आरबीआई ने बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करी, बदले में ब्याज लिया और इसका नाम है रेपो रेट। चूंकि वो सिक्योरिटी वापस बैंक के पास आने वाली है इसलिए उसका नाम क्या हो गया? रीपर्चेस रेट। फिलहाल की तारीख में 4% जो है वो रेपो रेट है। रेपो रेट कितना है? 4%। अब ध्यान दीजिए, रेपो रेट फिलहाल 4% है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होगा और घटता है तो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट में बैंक ने लोन लिया है रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले, प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड डेट है कि वो वापस से उन सिक्योरिटी को ले लेगा। फिलहाल रेट 4 है। मान लीजिए रेट घट जाती है तो क्या होगा? सपोज करिए, मान लीजिए रेट 3.75 हो जाती है 4 से घटकर, तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? तो हमेशा चीजों के दो इफेक्ट होते हैं। अगर आप रेपो रेट गिराते हैं 4 से 3.75 पे आते हैं तो बोरोवर के एंगल से क्या होगा? जिन्होंने लोन लिया है उनको कर्ज अब सस्ता मिलेगा, क्योंकि रेपो रेट मतलब ब्याज की दर बैंक को आरबीआई से कम हो रही है। मतलब पहले 4% देना पड़ता था, अब 3.75 देना है। इसका मतलब अब क्लियर कट फायदा किसको है? बैंक को है। बैंक उस फायदे को कहाँ पास ऑन करेगा? अपने बोरोवर को। बोरोवर को पास ऑन करने से क्या होगा? उसका होम लोन, कार लोन, उसकी ईएमआई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली उनको क्या मिलेगा? गेन। लेकिन इसका एक दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जो लोग डिपॉजिटर है, जिन्होंने बैंक में एफडीज करा रखी हैं, उनको रेपो रेट के गिर जाने के कारण मिलने वाला जो ब्याज है वो कम मिलेगा, तो उनको क्या होगा? लॉस होगा। तो एक बात क्लियर हुई कि रेपो रेट करता क्या है। रेपो रेट के बढ़ने पर बैंक को ब्याज बढ़ जाता है, बैंक को ब्याज बढ़ने से ईएमआई बढ़ जाती है, तो साथ के साथ फिर डिपॉजिटर को फायदा होता है। लेकिन अगर रेपो रेट गिर जाती है तो बोरोवर को फायदा ये होता है कि उनकी ब्याज की दर कम हो जाती है, उससे ईएमआई कम हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम उसका वाइस वर्सा ये है कि जो डिपॉजिटर है बैंक में, उनको मिलने वाला एफडी पर ब्याज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो रेपो रेट कुल मिला के बैंक द्वारा आरबीआई से लोन लेना हुआ, किसके बदले में? गवर्नमेंट सिक्योरिटी या प्रिस्क्राइब सिक्योरिटी के बदले।
रेट कितना है 4%। ये रीपर्चेस क्यों कहलाता है? क्योंकि बैंक ने सिक्योरिटीज के बदले में लिया है और एग्रीमेंट के बाद स्पेसिफाइड डेट पर वो उन सिक्योरिटी को बैंक रिजर्व बैंक से वापस से रीपर्चेस कर लेगा, इसलिए इसका नाम है रीपर्चेस रेट, जो कितना है 4%। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। इसकी ठीक उल्टी, कभी कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लिक्विडिटी का क्रंच हो सकता है। क्रंच का मतलब होता है कमी हो सकती है, तब वो किसको अप्रोच करता है? बैंक को अप्रोच करता है। और बैंक्स के पास जो एक्सेस फंड होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वॉलेंटरली बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड होता है, तो वो कहीं और इन्वेस्ट करने की बजाय किसके पास चला जाता है? आरबीआई के पास। तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फंड्स की क्या पड़ रही है? जरूरत। तो फॉर द टाइम बिंग वो कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रोच करता है, तो इसलिए वो उल्टा होने के कारण पहले बैंक ने अप्रोच करा रिजर्व बैंक के पास, अब रिजर्व बैंक अप्रोच कर रहा है बैंकों के पास, तो इसका नाम है रिवर्स रेपो। और हमेशा याद रखिए कि जो रेपो रेट है वो जैसे 4% है और रिवर्स रेपो कितना है? 3.75। याद रखिएगा, रिवर्स रेपो हमेशा किससे कम होगा? रेपो रेट से। रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा, फार्मूला याद कर लीजिए भले ही। रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा किससे? रिवर्स रेपो से। अभी कितना है आज की तारीख में? 4%, और ये कितना है? 3.75%। जो विटनेस क्लियर हो रहा है कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है कि ऑलवेज रेपो रेट इज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। नाउ रिपीट अगेन कि रेपो रेट क्या होता है? बैंक जो लोन लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में, वो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट चार्ज करता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। बढ़ने और घटने का इफेक्ट मैं दे चुका हूं। घटने से बोरोवर को फायदा है, ईएमआई कम होती है, इसीलिए कई बार हम न्यूज में सुनते हैं कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट गिरा दिया। रेपो रेट गिरा दिया तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने हाउसिंग लोन, कार लोन या और तरह की बोरोइंग की है जिसमें आप ईएमआई चुका रहे हैं, तो श्योरली आपकी ईएमआई कुछ ही दिनों में आने वाले क्वार्टर्स में कम होने वाली है। दूसरी बात, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हर क्वार्टर में किया जाता है। अब जैसे बोरोवर को फायदा हो रहा है, एट द सेम टाइम डिपॉजिटर को रेपो रेट के गिरने से नुकसान होता है, क्योंकि बैंक उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको एफडी पर ब्याज नहीं दे सकती जो उसने पहले कमिट किया है। तो आगे फ्यूचर में जितनी भी एफडीज बनती हैं उन पर ब्याज कम मिलता है। तो रेपो रेट के गिरने से बोरोवर को फायदा, तो डिपॉजिटर को नुकसान होता है। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक के पास जा रहा है कि लोन की कमी, पैसे की कमी है, तो अपनी लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए वो बैंक से क्या करता है? फंड्स लेता है, बदले में उनको ब्याज देता है। 3.75 है। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा हो कि आरबीआई जो रेपो रेट है उसको बढ़ाने लग जाए, अभी जैसे 3.75 है, सपोज यहाँ 3.35 है, तो इसको करेक्ट कर देता हूँ, 3.35 है। 3.35 जो रेट है उसको बढ़ा के 3.50 कर दे या 3.60 कर दे, तो क्या होगा? बैंकों को लालच आ जाएगा और बैंक बाहर देने की बजाय अपना सारा फंड कहाँ डिप्लॉय करने लग जाएगी? रिजर्व बैंक के पास। तो इसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे? बाजार में लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, क्योंकि बाजार में बैंक अब बोरोवर को देने की बजाय अपना सारा एक्सेस पैसा रिजर्व बैंक को देना प्रेफर करेगी, भले ही ब्याज कम मिले, क्योंकि सेफ रहेगा। रिजर्व बैंक कौन? बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक। तो रेपो रेट, सॉरी, रिवर्स रेपो रेट के गिरने से क्या होगा? डिक्रीज इन द मॉनेटरी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। रिपीट कर देता हूं, रेपो रेट जो है वो तो बता चुका हूं, रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगी तो मैंने इफेक्ट क्या दिया? डिक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। डिक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई क्यों? क्योंकि बैंकें अपने सारे फंड्स को बाजार में देने की बजाय किसको दे देंगी? रिजर्व बैंक को। तो यहाँ पर उस रेट के बढ़ जाने से 3.35 के 3.60 या 3.75 हो जाने से, मतलब बढ़ जाने से डिक्रीज इन मनी सप्लाई बाजार में पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और इसके घटने पर वाइस वर्सा उल्टा भी हो जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूं, रेपो रेट का बढ़ना बोरोवर के लिए नुकसानदेह, डिपॉजिटर के लिए फायदेमंद, मतलब कर्जा लेने वालों के लिए तकलीफदेह और जो डिपॉजिट करते हैं उनके लिए फायदेमंद। और रेपो रेट के घट जाने से बोरोवर का फायदा है और डिपॉजिटर का नुकसान है। रिवर्स रेपो रेट में अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंकों को लालच आ जाएगा, वो अपना सारा पैसा बाजार में या व्यापारी को देने की बजाय रिजर्व बैंक को देना प्रेफर करेंगे, तो बाजार में लिक्विडिटी की, सप्लाई की कमी हो जाएगी। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड उसकी कमेटी जो है वो डिसाइड करती है कि किस लेवल पे रेपो रेट को मेंटेन किया जाए। एज ऑफ नाउ
रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे कुछ और जितनी भी रेट्स हैं, टूल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तीसरे तरह का टूल है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको MSF बोलते हैं। क्या होता है, जब बैंक्स को फंड्स की एक्यूट क्राइसिस हो जाती है, अब बहुत समस्या हो गई है बैंक को फंड्स की, तो वो किसके पास अप्रोच करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास विद अप्रूव्ड सिक्योरिटी। और फिर वो चूंकि इंस्टेंट फंड दिया जा रहा है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक को। जनरली सर ये होता है क्या? होता तो है, लेकिन इसको RBI अच्छा नहीं मानती। RBI कहती नॉर्मल चैनल से आओ, पर फिर भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक दे रखी है कि भाई बैंक को कभी लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा क्रंच हो जाए, तब इंस्टेंट फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। चूंकि बैंक की आदत रिजर्व बैंक को बिगाड़नी नहीं है, इसलिए हमेशा वो सजा के रूप में रखती है इसको कि रेपो रेट अगर 4 है तो ये उससे ज़्यादा ही होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी फिलहाल कितनी 4.65, नॉर्मल कोर्स से जाते तो कितना मिलता? 4%। चूंकि एक स्पेशल तरह की ये फैसिलिटी है, एक्यूट लिक्विडिटी क्रंच में दी जाती है, बैंक को दी जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा, और ये इंस्टेंट पेमेंट प्रोवाइड करती है विद अप्रूव्ड सिक्योरिटी। पर फिर भी इसकी रेट हमेशा एक याद रखिएगा, वो रेपो रेट से ज़्यादा ही रहेगी। तो अगर ये 4.65 है which is greater than 4%, it indicates that MSF means marginal standing facility is a facility. It is given by the RBI to the bank for the acute liquidity problem, and right now the rate of interest is 4.65. It always be हायर साइड एज कम्पेयर टू द रेपो, वो हमेशा रेपो से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि बैंकों को ये सब करने की परमिशन RBI परमिट नहीं करता, अदरवाइज उनकी हैबिट्स बिगड़ जाएगी, वो ज़्यादा लोन बांटेंगे। तो ये इंस्टेंट फंड को प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। रिपीट कर दूं, रेपो रेट कौन है? जहां बैंक कर्जा लेने के लिए रिजर्व बैंक के पास गया। रिवर्स रेपो में क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक के पास आया। MSF कौन? जब एक्यूट लिक्विडिटी क्रंच है तो बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट पुटअप करा, उन्होंने ब्याज ज़्यादा लेकर अप्रूव्ड सिक्योरिटी की एश्योरेंस पर इंस्टेंट फंड प्रोवाइड करा, पर ब्याज की दर रेपो रेट से ज़्यादा रखी, जो कि कितनी है? 4.65। इसमें वर्ड होगा एक्यूट, वर्ड होगा इंस्टेंट, और लेने वाला कौन है? बैंक। देने वाला कौन है? रिजर्व बैंक। अगली रेट है बेस रेट। बेस रेट को PLR भी बोला जाता है, प्राइमरी लेंडिंग रेट। 2010 तक ये टर्मिनोलॉजी या ये जो वर्ड है वो यूज होता था, अब इसका नाम बेस रेट हो गया है। ये वो रेट है जो मिनिमम रेट है, जिससे नीचे जाकर बैंक लोन डिसबर्स नहीं कर सकता। अदरवाइज क्या होगा? फिर तो बैंकों की पॉलिसी बिगड़ जाएगी। वो कंपटीशन में आने के लिए, आज तो कट थ्रोट कंपटीशन है, वो उस लेवल से भी नीचे जा सकते हैं जो प्रिस्क्राइब है। तो RBI ने एक समय सीमा, एक लिमिट बना रखी है, समय सीमा तो नहीं बोलेंगे, पर जो परसेंटेज है उसकी रेंज दे रखी है कि इट कैन नॉट बी गो बियॉन्ड 8.15 to 9.40% एज ऑफ नाउ। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज परमानेंट नॉमिनक्लेचर, हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई का स्टेटस। तो उस दौरान जो RBI ने प्रिस्क्राइब करी है बेस रेट, जिसका नाम पुराना प्राइमरी लेंडिंग रेट था, रिपीट कर देता हूं, बेस रेट किसको बोलते हैं? वो मिनिमम रेट जिससे नीचे बैंक किसी भी बोरोवर को, चाहे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, उससे नीचे वो लोन उसको डिसबर्स नहीं करेगा। उसका नाम है बेस रेट। पहले था PLR, जो 2010 से ये टर्म हट गई है, लेकिन बेस रेट अभी भी एग्जिस्ट करता है, और फिलहाल कितना है? 8.15 से 9.40। अब हम आ रहे हैं बैंक रेट। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बात करी है बेस रेट। बेस रेट रेंज में है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बैंक रेट की। इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है, और इसका सीधा इफेक्ट बोरोवर पे पड़ता है। अगर जरा सा भी बैंक रेट बढ़ी तो बोरोवर की EMI बढ़ जाएगी। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कस्टमर। ऐसा नहीं होगा कि इसको कहीं और पास ऑन करोगे, बैंक किसके ऊपर पास ऑन करेगा? ऑब्वियसली बोरोवर के ऊपर ही करेगा। तो बैंक रेट इज टर्म्ड एज अ डिस्काउंट रेट, और लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। दूसरी बात, इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो किस में पड़ता है? कस्टमर पे। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये रेपो रेट से ज्यादा रहता है। फिलहाल के लिए कितना है? 4.65। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि ये जो रेट है हाल फिलहाल 4.65, आप ध्यान दीजिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की रेट भी 4.65 है और बैंक रेट की भी है। मतलब यूं बोल दूं कि ये दोनों जो रेट हैं आज की तारीख में वो क्या है? लगभग बराबर है, 4.65। तो रिपीट करें, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो 3.35,
marginal standing facility equated with the bank rate 4.65 respectively. And as far as the bank rate or primary base rate is concerned, base rate means primary lending rate it is concerned, it is the rate at which bank cannot lend, मतलब इसके नीचे जाने पर, इसके नीचे से बैंक borrowing करने की परमिशन नहीं देता है, the minimum rate of which bank cannot lend to the particular customer, it is termed as a base rate, it is primary lending rate and it is right now 8.15 to 9.40. लास्ट में एक और टर्म है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, इसकी रेंज है 7.1 से 7.75. ये क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं. ये अभी बेस रेट का जो बेस रेट चला आ रहा है उसका लेटेस्ट वर्जन है. सब ध्यान से सुने इस बात को, बेस रेट का ये लेटेस्ट वर्जन है. रिपीट करता हूं, बेस रेट का लेटेस्ट वर्जन है जिसका नाम है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट. इसमें क्या होता है कि ये फैसिलिटी दी गई है बैंक टू बैंक कि वो हर ब्रांचेस, अच्छा हर बैंक की अपनी अपनी ब्रांच है तो वो डिसाइड कर लेता है जो बैंक, उसकी हर ब्रांच पे वही रेट लगेगा. अब इसमें होता क्या है, इसको लिंक्ड कर दिया गया फंडिंग कॉस्ट से. बैंक की कौन कौन सी कॉस्ट होती है साहब? रेंट लगता है, ठीक है, रेंट के साथ आपको सैलरी देना पड़ती है स्टाफ को, ठीक है, इंश्योरेंस भी होता है, उसके साथ बहुत सारे दूसरे एसोसिएटेड खर्चे जुड़े हुए हैं. तो जब बैंक को आरबीआई ने फैसिलिटी दी इस साल से कि आप बेस रेट की जगह एक नया डिवाइस करा टर्म मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने खर्चों को लिंक्ड कर दो किसके साथ? रेट के साथ, ताकि आपको लॉस नहीं हो. क्योंकि क्या है, हर बैंक को प्रॉफिट भी तो कमाना है, अदरवाइज वो तो कंपनी, अगर बैंक लॉस करेगी तो देश के लिए तो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी. तो बैंक्स केवल सोशल कॉस्ट के लिए नहीं है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसको प्रॉफिट मेकिंग करना है. तो बेस रेट में अमेंड करके एक नई चीज लाई गई, नई टर्मिनोलॉजी, नॉमिनक्लेचर लाया गया, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, जिसमें सीधी सी बात है लेंडिंग देते समय उसको लिंक्ड कर दिया गया किससे? फंडिंग कॉस्ट से. और फंडिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? ये जो खर्चे हैं बैंक के, हर बैंक के अपने अपने खर्चे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक नई रेट का डिवाइस किया गया, नया रेट जनरेट किया गया, नया नॉमिनक्लेचर लाया गया, उसका नाम है MCLR. रिपीट करता हूं, फिर आखिरी में मैं CRR और SLR का डिफरेंस आपको कराऊंगा. रेपो रेट वो जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमने लोन लिया, हमने मतलब कमर्शियल बैंक ने. कमर्शियल बैंक जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्सेस पैसा देता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ती है तो रिवर्स रेपो. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंस्टेंट फंड के लिए अवेलेबल है जो बैंक रिजर्व बैंक से अवेल करता है. बेस रेट को प्राइमरी लेंडिंग रेट बोला जाता है. बेस रेट जो है प्राइमरी लेंडिंग रेट है 2010 तक, उससे नीचे लोन नहीं दिया जा सकता. जहां तक बात आ रही है बैंक रेट से, वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होती है. बैंक रेट को डिस्काउंट रेट बोला जाता है. बैंक रेट के बढ़ने पर आपकी EMI बढ़ेगी, उसका सीधा इफेक्ट कस्टमर पे आता है क्योंकि उसका डायरेक्ट नेक्सस है लोन से, और अगर उसके रेट बढ़ने से कस्टमर की EMI बढ़ती है. लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट से बढ़िया कोई टूल नहीं हो सकता. लास्ट में MCLR पढ़ाया मैंने, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, जो कि बेस रेट का इंप्रूव्ड वर्जन है, जिसमें यह कहा गया कि बेस रेट में तो आप इससे नीचे नहीं दे सकते, लेकिन एक फैसिलिटी दी गई बैंक को कि आप अपनी रेट को लिंक्ड कर दीजिए आपकी फंडिंग कॉस्ट से, जिसमें रेंट, सैलरी और इंश्योरेंस और अदर एक्सपेंसेस को भी देख लीजिए. अगर वो कंपनसेट हो पा रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपनी रेट को क्या करिए, डिसाइड. अब नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट CRR और SLR की टर्मिनोलॉजी और उनके बीच का डिफरेंस. मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बेस रेट, बैंक रेट और मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट पे डिस्कशन किया. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ जा रहे हैं जो एग्जाम्स में बहुत काम आती है, CRR और SLR. सबसे पहले तो GK में ये पूछते हैं कि CRR और SLR का क्या एग्जिस्टिंग रेट है आज की तारीख में. तो एज ऑफ नाउ 3% रेट है CRR का, और SLR का फिलहाल का रेट है 18.5%, जो कि मैक्सिमम जा सकता है 40% तक. गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश कर रखा है रूल कि SLR की मैक्सिमम लिमिट 40% है. राइट नाउ वो कितना है, 18.5%. CRR में सच कोई रूल नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए रेट कितना है, 3%. एक और बात बताऊं कि ये जो परसेंटेज है CRR का, वो डिपॉजिट पे बेस्ड है CRR में, और यहाँ पर जो बेस्ड है वो है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी बेस्ड. नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का परसेंटेज फिक्स है, उसका 18.5% पे आपको SLR बना के रखना पड़ता है. एक अच्छी बात याद रखने के लिए, CRR जो है वो आपको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है.
आपके पास नहीं रख सकते। लेकिन जो SLR है उसमें रिजर्व बैंक का कोई जगह नहीं है, उसमें आप अपने ही पास उसको सुरक्षित रखिए, बैंक इटसेल्फ। बहुत बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं है, आप हमेशा याद रखिए कि जो CRR है 3% मैंने बताया है परसेंटेज जिसका डिपॉजिट पे है, वो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इंटेक रखना है। लेकिन जहां बात SLR की आ जाती है वो बैंक इटसेल्फ, बैंक अपने पास रख सकता है। अब इसी से एक बात और देखिए, जब रिजर्व बैंक के पास है तो होगा क्या कि CRR अगर 3% है, कैश रिजर्व रेशियो, अगर सरकार की इच्छा है कि आपको लोन ज़्यादा नहीं बांटने देना तो वो CRR की लिमिट को 3 से 5, 6, 7, 8 कर सकती है। अब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो पैसा किसके पास जमा हो जाएगा? रिजर्व बैंक के पास हो जाएगा। रिजर्व बैंक के पास जमा हो जाएगा तो क्या होगा? बाजार में कैश की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक तरह से CRR कैश के डिसबर्समेंट पे सीधा सीधा इफेक्ट डालता है। जितना ये लो होगा बैंकों के पास उतनी ज़्यादा फैसिलिटी होगी लेंडिंग करने की, और इसका रेट बढ़ने पर उनको वो पर्टिकुलर परसेंटेज, चूंकि रिजर्व बैंक के पास जमा कराना, एग्जाम्पल लें आपके पास 100 रुपये हैं, हम एक बैंक हैं और रेट बढ़ के 9% हो जाएगा तो हमें अपने 100 में से 9% मतलब 91 ही डिसबर्स कर सकते हैं। फिलहाल कितना जमा कराना है? 3, तो हम 97% तक लेंडिंग कर सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक टूल है और इसमें CRR जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराना है, SLR आपको बैंक के पास खुद रहता है। दोनों के मॉडलिटी में फ़र्क है। CRR को कैलकुलेट डिपॉजिट पे करते हैं, इसको नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटी के बेस पे किया जाता है। ये 3% है, ये 18.5% है। इसमें जो रखा जाता है वो सोल कैश में ही रखता है, कैश का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन स्टेचुरी लिक्विड रेशियो जो है वो गोल्ड के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, जो भी सरकार अप्रूव करती है उसके रूप में रखा जा सकता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CRR 3% है, SLR 18.5 है जो कि 40 तक जा सकता है। CRR रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, इसको बैंक अपने पास रखती है। इसमें रखने के लिए सिर्फ कैश ही ऑप्शन है, इसमें गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑप्शन है। और इसका बेसिक पर्पस जो है, इसका उद्देश्य है कंट्रोल एक्सेस मनी इन इकोनॉमी। मैंने आपको कहा कि 3 से अगर मैं 5 कर दूंगा, आपको लग रहा होगा परसेंटेज बहुत कम है, पर ये करोड़ों और अरबों और बिलियंस ट्रिलियंस में होता है। तो अगर ये 3 से 3.5 भी हुआ, 4 भी हुआ, 5 भी हुआ, तो बैंक्स के पास वो जो एक्सपोजर है ज़्यादा फंड बांटने का या लेंडिंग करने का, वो कर्टल डाउन हो जाता है। तो बैंक RBI अगर चाहती है कि बाजार में क्रेडिट कंट्रोल किया जाए, एक्सेस कैश को लाने से रोका जाए, फंड्स को लोन देने को रोका जाए, और लोन क्यों देने को रोका जाए? क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ती है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए एक ही चारा है कि बैंक आसानी से लोन देना बंद कर देता है। तो जब रुपए की वर्थ फिर क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। तो एक्सेस मनी अगर इकोनॉमी में फ्लो कर रही है तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप CRR का रेट बढ़ा दो, उससे बाजार में जो एक्स्ट्रा कैश घूम रहा है वो कम हो जाएगा। अच्छा, SLR जो है वो है अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर। बैंक में करोड़ों लोगों ने पैसे जमा कराए हैं और वो डिपॉजिटर हैं, एज ए FD जो कराते हैं, तो बैंक की वो लायबिलिटी, अचानक में वो कभी आ जाएं कि भाई हमें तो हमारा पैसा जो डिपॉजिट करा है प्री मैच्योर करना है, तो बैंक के पास इतना स्टेचुरी लिक्विड रेशियो होना चाहिए, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी या दूसरे फॉर्मेट में जो प्रिस्क्राइब है, कि वो उसको रीपे कर सके। अदरवाइज क्या होगा, वो उसको टाइमली अगर पे नहीं कर पाएगा तो डिफॉल्टर हो जाएगा। तो बैंक की अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिटर वाली डिमांड, जो डिपॉजिटर हैं वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं, भाई 4 साल की FD कराई, जरूरी थोड़ी नहीं 4 साल रुके, हो सकता है वो 3 साल बाद आके खड़ा हो जाए। और उस पर्टिकुलर टाइम बिंग में मान लीजिए ऐसा कोई फेज आया, जैसे अभी फिलहाल कोरोना का संक्रमण चल रहा है और पैसों की लिक्विडिटी क्रंच, और कोई FD को प्रीमैच्योर करवाता है, तो इस तरह की बहुत सारे प्रीमैच्योर जो FDs होंगी उनमें अनएक्सपेक्टेड क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए SLR एक सहारा है, जिससे कि बैंक्स अपनी जो पेमेंट है, रीपेमेंट है, उसको इंश्योर कर सके। एक और बात, CRR पे कोई ब्याज नहीं मिलता। SLR पे चूंकि ये बैंक के पास खुद के पास रहता है और एक टर्म के रूप में है कि भाई हमने आपके कहे अनुसार 18.5% रख लिया है, तो इस पे बैंक ब्याज कमा भी सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिपीट कर देता हूँ। CRR, SLR, CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का जो फॉर्म है उसका नाम है स्टेच्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टेचुरी लिक्विड रेशियो CRR
कैश रिजर्व रेशियो जो कैश में रहेगा, स्टेचुरी लिक्विड रेशियो जो कि गोल्ड में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में, डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रहेगा, CRR SLR 3% 18.5% है, ये कैश के रूप में ही रहता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस करा, गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रहता है। CRR को मेंटेन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आपको रखना पड़ता है, और SLR में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बैंक अपने पास रख सकता है। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो CRR का है वो एक्सेस मनी जो इकोनॉमी में है उसके फ्लो को कम करना। CRR बढ़ते ही बाजार में लिक्विडिटी की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज शुरू होने लग जाएगी, क्योंकि फंड्स अब बैंक को मजबूरन किसके पास जमा कराना पड़ रहा है? रिजर्व बैंक के पास। और अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो रखा जाता है उसका नाम SLR है। और CRR में जो पैसा जमा होता है उस पर ब्याज नहीं मिलता, और SLR में हमें क्या मिलता है? बैंक चाहे तो ब्याज अर्न कर सकता है। मैं लास्ट में रिपीट कर देता हूँ, हमने जो भी डिस्कशन किया है वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में किया है, जिसको RBI गवर्न करता है। 2016 के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसको गवर्न करती है, जिसको हेड करते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर। बहुत सारे टूल्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, 8 टूल हैं। और रेपो रेट को सरल बता दूं, रेपो रेट जो है वो रिजर्व बैंक को देता है लोन, तो उसको रेपो बोलते हैं। जब बैंक से रिजर्व बैंक लेता है उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। अचानक की फैसिलिटी के लिए बैंक को RBI से चाहिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। बेस रेट आपको बता चुका हूँ, जो PLR रेट है वही बेस रेट है। CRR 3% और SLR 18.5% जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग फैसिलिटी जो है वो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी आई है, जिसमें बैंक जो चाहे तो अपने जो खर्चे हैं उनको मिटिगेट करने के लिए अपने खर्चों को उसके साथ लिंक कर देता है ब्याज की दरों के साथ, तो उसका नाम क्या हो जाता है? MCLR। और ये बैंक रेट का इम्प्रूव्ड वर्जन है। मेरे ख्याल से आपको एक क्लियर हुई होगी बात। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होगी रिवर्स रेपो से। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिवर्स रेपो बड़ी हो जाए और रेपो रेट कम हो जाए। हमेशा ये रूल है कि रेपो रेट ज़्यादा रहेगी रिवर्स रेपो से। फिलहाल कितनी है? 4%, जो कि 3.35 से ज़्यादा है। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।